नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं। पार्लियामेंट में बहुत कुछ हो रहा है, उसकी बात आपको बताएंगे। संसद के दोनों सत्रों में खूब हंगामा हुआ है, कार्रवाई आज भी चली नहीं है। अमित शाह जी के बयान की मांग हो रही है, वो बात भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी काफी हलचल है, वो सारे जिक्र भी होंगे। लेकिन इस वक्त की एक खबर मैं आपको बता देता हूं पहले, जो अभी थोड़ी देर पहले आई। झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई है। अतीक अहमद की पहले ही मौत हो गई थी, उसकी हत्या हो गई थी, आपको मालूम है। उसके बेटे अबान अहमद की आज एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अबान की तेज रफ्तार कार एक डिवाइडर से टकरा गई। अबान झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मिलने के लिए जा रहा था और तभी यह एक्सीडेंट हुआ। अतीक अहमद के बेटे अबान की इस हादसे में मौत हो गई। आप जरा तस्वीरों में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कितना जबरदस्त और भीषण यह हादसा था। और ये अबान है तस्वीरों में आपको जो दिखाई दे रहा था। हादसे में 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इससे पहले अतीक अहमद का एक बेटा असद, उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई थी। उमेश पाल हत्याकांड केस में असद जो है वो फरार चल रहा था और इसमें उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। उमेश पाल का जब एनकाउंटर हुआ था उसमें असद खुद एक आरोपी था, बाकायदा एक वीडियो वगैरह में वो नजर भी आया था। और उसके बाद से फरार चल रहा था, उसका फिर एनकाउंटर हुआ। तो 2 बेटों की अतीक अहमद की इसके साथ ही मौत हो गई, एक की एनकाउंटर में और एक की आज हादसे में। 2 बेटे उसके इसके अलावा जो है वो जेल में बंद हैं और एक बेटा उसका और बताया जाता है जो परिवार के किसी सदस्य के साथ रहता है। तो कुल उसके परिवार में 5 उसके औलादें थीं, उनमें से 2 की मौत हो गई है और खुद अतीक अहमद की मौत हो चुकी है। अतीक अहमद के भाई की भी हत्या हो गई थी उसी के साथ, जब उनको, आपको मालूम है कि पुलिस वाले लेकर के साथ अपने ले जा रहे थे। और इसके अलावा अतीक अहमद की जो बीवी हैं वो फरार चल रही है लगातार। वो तब से पूरा वो प्रकरण हुआ था तब से पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन अभी तक पुलिस उस तक पहुंच पाई नहीं। तो पूरा परिवार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खत्म हो गया, छिन्न भिन्न हो गया था। अतीक अहमद की उसकी बीवी शाइस्ता परवीन जो फरार है, उमर लखनऊ जेल में बंद है, अली झांसी जेल में बंद है, असद एनकाउंटर में मारा गया, अबान की आज मौत हो गई और अहजम एक बेटा है जो अभी जीवित है और अशरफ अहमद भाई था अतीक का जो मारा गया था। तो ये पूरा वो परिवार था। और ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं कि अतीक अहमद एक ऐसा नाम है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के क्राइम की, जुर्म की दुनिया का, जो भले ही वो मारा गया हो, वो खत्म हो गया हो, लेकिन उसका जो आतंक था, उसकी किस्से कहानियां वो अभी भी जीवित हैं। क्योंकि इतनी पुरानी बात नहीं है अतीक अहमद। और अभी तो फिल्मों में भी अतीक अहमद नाम आपको सुनाई देता है, फिल्मों में किस्से कहानियों में अतीक अहमद का नाम और वो दौर अभी भी जिंदा है। रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो आपको थोड़ा इस हादसे के बारे में, इस परिवार के बारे में और बता देंगी। और अतीक अहमद और माफिया का कैसे खात्मा हुआ, कैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी असेंबली में उनका एक वो मशहूर कथन कि मिट्टी में मिला देंगे, और वाकई वो माफिया मिट्टी में मिल गया, ये सब कैसे हुआ है। पहले इस एक्सीडेंट के बारे में क्या अपडेट है बता दें एक बार रुचि। अली जो है वो झांसी जेल में बंद है सौरभ। 10 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, गैंगस्टर भी लगा है। तो ये जो बेटा है जो आज मारा गया है हादसे में, अबान, ये अपने भाई से मिलने जा रहा था, प्रयागराज से चला था। उसके साथ उसका दोस्त एक सोनू और 3 लोग और गाड़ी में सवार थे। लेकिन झांसी के पहले हाईवे पे ये कहा जा रहा है कि एक जानवर सामने आ गया और जानवर को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी जाके डिवाइडर से टकरा गई। और जिसके बाद गाड़ी की तस्वीरें बताती हैं कि हादसा कितना ज़बरदस्त हुआ होगा। तो इस हादसे में अबान की मौत हो गई। अब आपने भी जिक्र किया, एक ज़माना था कि यूपी में अतीक अहमद का जो परिवार था उसमें उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे सौरभ। 161 मुकदमे दर्ज थे। पूरे परिवार, सिर्फ अतीक नहीं, अतीक की पत्नी शाइस्ता, ये बेटे, 2 बेटे तो नाबालिग थे जब अतीक मारा गया था, तब वो नाबालिग थे। लेकिन बाकी जो बेटे थे उस समय, ये उमर, अली, असद, ये सब क्राइम में शामिल थे और मुकदमे थे, जेल में भी बंद थे। बीच बीच में ये भी कहा जाता था कि एक व्यापारी को उठा के ले गया था, जेल में मारा पीटा था एक बेटे ने। तो इस तरह का पूरा अपराध का एक तरह से परिवार आप कह सकते हैं। और एक पुलिस वाले ने हमसे कहा, बहुत सीनियर ऑफिसर थे, कि जब असद मारा गया था तब उन्होंने कहा कि बड़ा तकलीफ होती है। आमतौर पे जो माफिया होते हैं, जो बड़े क्रिमिनल होते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा वैसा होता है, वो खुद तो अपराध करते हैं लेकिन अपने परिवार को अपराध से दूर करते रखते हैं। अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कुछ नाम भी उन्होंने बताया कि फला अपराधी है, उसका बच्चा, लड़का जो है दून स्कूल में पढ़ता है,
फला अपराधी उसका बच्चा जो है अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए, यानी अपराध की दुनिया से बिल्कुल दूर रखा जाता है। एक बाहुबली नेता थे, उन्होंने अपनी लड़की को बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए कि वो उस माहौल में ना रहे जिस माहौल में वो रहते हैं, उनके जो चेहरे चपाटे होते हैं वो उस माहौल में ना रहे। लेकिन अतीक ने ऐसा नहीं किया था और उस पूरा परिवार एक तरह से अपराध में था और अंत आप देखिए कैसा हुआ बिल्कुल कि पत्नी तो फरार है, अतीक की हत्या हो गई, एक बेटा एनकाउंटर में मारा गया, उनका अंतिम दर्शन भी वो नहीं कर पाई। अब एक बेटा और मारा गया है रोड एक्सीडेंट में, एक बेटा, 2 बेटे जेल में बंद हैं, एक बेटा छोटा है, अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो कहते हैं ना कि जो मतलब करता है उसका फल ज़रूर मिल जाता है। तो अतीक की कहानी अगर आप देखेंगे तो लगता है कि ये सच है कि जो भी कुछ बुरा किया, कितने परिवारों को उजाड़ा, किस तरह से इनका मर्डर किया, लूट किया, तो उसकी सज़ा अतीक को भी मिली और अतीक के परिवार को भी मिली। बिल्कुल ठीक। रुचि, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इस गाड़ी में जो एक शख्स और सवार था, मोहम्मद उमर, जो असद के साथ ही, इस लड़की के साथ ही कहीं जा रहा था, जेल जा रहा था उसके भाई से मुलाकात करने के लिए, तो उसका क्या कहना है, उसका एक बयान आया है, वो देख लेते हैं अबान के साथ। क्या नाम आपका? हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार लगी, फिर जा रहे थे झांसी। आज किस लिए जा रहे थे? भाई की मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए? हाँ, उसके बाद नहीं, आज फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था? हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से जेल में? जी, अली भाई से। खैर, दुख की बात है क्योंकि ये जो अबान लड़का है इसका तो कभी नाम आया नहीं, कभी किसी जुर्म वगैरह में, किसी क्राइम में कभी नाम नहीं आया। अब एक सड़क हादसे में मौत हुई है, लेकिन क्योंकि अतीक अहमद का लड़का है तो इसीलिए एक बार फिर अतीक अहमद नाम की वजह से सब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कल का एक बयान मैं आपको दिखाता हूं अखिलेश यादव का। अब ये इत्तेफाक है कि कल अखिलेश यादव ने ये जिक्र किया था। अखिलेश यादव, आपको मालूम है, कल एक ब्राह्मण सम्मेलन में बात कर रहे थे लखनऊ में अपने पार्टी कार्यालय के अंदर, तो वहीं मुझे उनका बयान दिखा। मैं तो यूपी की पॉलिटिक्स के सिलसिले में ये बयान आपको आज सुनवाने वाला था, लेकिन ये दुर्घटना हुई तो मैंने इसी बिल्कुल जुड़ता सा बयान था, मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने अचानक जिक्र कर दिया धुरंधर फिल्म का। आपने धुरंधर फिल्म देखी? धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 अगर आपने देखा हो, मैंने थोड़ा सा देखा था, तो उसमें अतीक अहमद के किरदार पर बेस्ड एक कैरेक्टर दिखाया गया है। खूब शक्ल वकल भी वैसी, मतलब चेहरा मोहरा, वजन वैसा बिल्कुल, और वैसे ही कपड़े, वैसे ही कुर्ता पजामा, सर पे वैसे ही साफा बांधने का स्टाइल। और ये दिखाया गया कि जब नोटबंदी हो जाती है तो नोटबंदी में उसका बड़ा नुकसान हो जाता है, और उसमें जो हीरो हैं वो कैरेक्टर भी जाकर के उससे जब मिलता है तो वो उससे कैसे बात करता है, वो सब कुछ उसमें दिखाया गया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा, ये फिल्म बनाई इन लोगों ने, धुरंधर फिल्म बनाई, हम लोगों के लिए फिल्म बनाई धुरंधर, तो ठीक है, अब हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसे लोगों का भी हिसाब होगा। ये जिनको हाथा नहीं भाता, उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं याद है? न केवल अवसरवादी पूछा था, बल्कि इन्होंने एक फिल्म भी रिलीज कराई थी, याद है कि नहीं याद? एक फिल्म रिलीज कराई थी धुरंधर, तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। अब मैंने बयान सुना त्रिपाठी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, और अब इसके पीछे अखिलेश यादव की कोई स्ट्रैटेजी हो ये बोलते हुए तो आप बताइएगा। इस फिल्म के अंदर समाजवादी पार्टी का तो कहीं कोई नाम नहीं था, नाम तो अतीक अहमद का भी नहीं था। देखने वाले समझ गए कि अतीक अहमद की बात हो रही है। अब अतीक अहमद के नाम से अखिलेश यादव खुद को क्यों जोड़ रहे हैं? अतीक अहमद सपा से चुनाव लड़ा, सब था, वो ठीक है, वो एक चुनावी इतिहास का हिस्सा है। फिल्म ने तो लेकिन अतीक अहमद माफिया, अतीक अहमद क्रिमिनल की बात की थी। क्यों धुरंधर नोटबंदी करके अतीक अहमद से अखिलेश यादव खुद अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं और लोगों को याद भी दिलवा रहे हैं? देखिए, एक तो दुखद है कि अतीक का लड़के की मौत तो दुखद। एक और बेटा
मर गया और वो भी इस तरह के हादसे में। उसके 5 बेटे हैं, 5 में से 2, एक तो असद, तो खैर वो तो उसने जैसे कृत्य किए थे तो उसके बाद तो कोई उसमें था नहीं। असद और गुलाम वो दोनों मरे थे झांसी में, पुलिस ने इनकाउंटर किया था एसटीएफ ने। लेकिन जब अखिलेश यादव धुरंधर फिल्म में जो अतीक जैसा एक किरदार दिखाया गया है उसके हवाले से कहते हैं कि उनकी भी जांच होगी। जब अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ था वो सैटेलाइट से खींचेंगे पता चलेगा, तो वो भी पता चल जाएगा। तो कई बार ये लगता है कि ये एक पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है या ढेर सारे गुंडे, अपराधी, माफिया, उनके साथ सहानुभूति रखने वाला एक व्यक्ति बोल रहा है। और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि मैं तो आपको बताऊं, मैं तो उसी शहर का हूं और अब तो कोई ये बताने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया जानती है। लेकिन सच ये है कि अतीक अहमद का जो जलवा कह लीजिए, आतंक कह लीजिए, साम्राज्य कह लीजिए, वो जो इलाहाबाद में हुआ करता था, वो भी इलाहाबाद में मतलब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो एक सिविल लाइन साइड है, दूसरा सिटी साइड है। तो सिटी साइड तो मतलब अतीक अहमद ही था, और जहां वो रहता था, जहां उसका घर था, चकिया, कसारी मसारी जो पूरा इलाका माना जाता था, तो वहां पर उसका जो कार्यालय था वो शीशे से चमकता हुआ, अंदर नहीं दिखता था वो कार्यालय, और अंदर जो उसका घर था, अंदर जाइए तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से। और हमको इसलिए भी याद है वो आतंक, हम लोगों ने थोड़ा नजदीक से भी देखा है, क्योंकि छात्र राजनीति थे, तो एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे लक्ष्मी शंकर ओझा, अब वो भी नहीं रहे, उनका निधन हो गया। ओझा जी को भाजपा ने शहर पश्चिमी से टिकट दे दिया, और हम लोग चूंकि छात्र जीवन में तो हर आदमी उत्साही होता है, तो कहे कि चलो चलेंगे। तो ओझा जी को बमुश्किल कोई प्रचार करने के लिए मिलता था, हम ही 10-15 लड़के मिलते थे। तो एक सूमो में, तब टाटा सूमो चलती थी, तो एक सूमो में ओझा जी हुआ करते थे, एक सूमो में हम लोग हुआ करते थे। तो वो जाते थे और 10-20-50 लोग ऐसे मिलते थे भाजपा की सभा के लिए। अब तो खैर लगातार सिद्धार्थनाथ सिंह वहां से जीत रहे हैं। अतीक के घर के नजदीक एक मुस्लिम रहते थे, उनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, छोटे कद के थे और बड़े मतलब भले व्यक्ति। मेरी मुलाकात जो है उनके घर हम लोग गए, और उन्होंने कहा कि जोशी जी ने हमको ये कंप्यूटर लगवा दिया है, और बेटी को बुलाया, वो डरी हुई सी, उसके उन्होंने अपना पजामा खोला और दिखाया कि देखिए यहाँ यहाँ लगा हुआ है। घर पे दिखाया कि इधर से कभी कोई बम मार देता है, इधर से कभी कोई बम मार देता है। और जब अतीक के घर के सामने से गुजर रहे थे तो उसने कहा कि डर लगता है इधर से गुजरते हुए। वो मुस्लिम फैमिली, वो मुस्लिम ही थे। तो ये सच है कि अतीक का मतलब वैसा ही था। निजी तौर पर आप अतीक से मिलिए, मेरी एक मुलाकात है, एक हमारे मित्र थे, तो उनके कोई संबंधी वो जज थे, तो उनके जरिए वो कोई काम वाम था, तो संयोग से हम लोग छात्र जीवन में सबसे मिलना होता, तो एक बार मिलने भी गए। तो आप व्यक्तिगत मिलेंगे तो लगेगा अतीक से बढ़िया आदमी कोई नहीं है, ऐसे वो मिलेगा कि क्या है। लेकिन वो आतंक का साम्राज्य था अतीक अहमद का। और मतलब मुझे याद है कि एक कौन सा साल था मैं भूल रहा हूं, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका मार्ग पर एक दिन में 37 रजिस्ट्री हुई थी। कहते हैं कि अधिकांश अतीक या उनके लोगों ने की थी। ये सबसे मतलब एनआईपी यानी जो अखबार था उसका वो दफ्तर था, लेकिन उस रोड को कहा जाता है तो वो सबसे पॉश इलाका है, सिविल लाइंस। तो अब आज हम लोग इसके बहाने बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो अतीक का मेरे ख्याल से बड़ा बेटा वो लखनऊ जेल में बंद है, झांसी में एक बंद है ही है, और एक अभी भी शायद नाबालिग ही हो। अब तो नहीं सुनने में आता ना कि अब कोई अभी भी परिवार के नाम पे कोई चला रहा है ये क्राइम। देखिए दुर्भाग्य ये है कि ऐसा कुछ तो अब नहीं सुनने में आता है। शायद उसकी एक वजह होगी जोशी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। लेकिन जो वहां बीच बीच में आता है तो उनके साथ के लोग अभी भी उसी भाव में बात करते हैं। इसके जो साथ में इर्द गिर्द रहने अतीक वाले के थे, साथ रहे होंगे तो उसके साथ के लोग अभी भी उसी अंदाज। हाँ, अब साम्राज्य खत्म है, अब कोई डर नहीं है, अब कुछ वैसा नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से कोई किसी का भी बेटा हो ऐसे मरे, दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई ये दो बड़े नाम ही तो थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, और दोनों का अंजाम देख लें क्या हुआ है। कर्मों का फल है, जैसे कर्म किया वैसे तो भुगतोगे। आपने जिस परिवारों को बर्बाद किया, लोगों की संपत्ति पे कब्जा किया, आपने लोगों को जिस तरीके से मारा, तो मुझे लगता है कि ईश्वरीय न्याय है। आज अतीक की पत्नी फरार है, उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ पर है। मैं भी रुचि को सुना था, सॉरी, वो कह रही है अब तो पुलिस ने उसकी तलाश भी छोड़ दी है। हाँ, गुड्डू बम्बाज शायद वो हो सकता है भारत में हो ही ना। गुड्डू बम्बाज की भी तलाश छोड़ दी होगी, मुझे लगता है वो भी गायब है। गुड्डू बम्बाज लिखना छोड़ दिया आपने। तो शाइस्ता परवीन भी गायब है। उनका एक बेटा जब मर गया तो उसके अंतिम दर्शन के लिए नहीं आ पाई। अब ये बेटा मरा, अब इसके लिए भी वो लौट के नहीं आएंगे क्योंकि पुलिस अरेस्ट करेगी। तो पूरा परिवार लगभग खत्म हो गया। जो कहा जाता था कि हर्षवर्धन जी इतना बताया उनके बारे में कि इलाहाबाद में तूती बोलती थी, आज परिवार पूरा खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो अपराध के अर्जित जो साम्राज्य होता है, अपराध से जो आय अर्जित की जाती है वो इसी तरीके से बर्बाद होती है।
आज तक कल उसको आपको फल भुगतना है। और सड़क दुर्घटना में वो मारे गए। अभी 2 बेटे तमाम गुनाहों के अंदर जेल में बंदे लंबे समय से, लखनऊ में और झांसी में। उनका भी बोल दीजिए, उनको धुरंधर याद आ रही है। नहीं, अखिलेश यादव का तो बहुत दुर्भाग्य। अखिलेश यादव तो कम से कम मुलायम सिंह के तो ठीक है, उन्होंने खाटी राजनीति की, उनको तमाम अपराधियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ तमाम को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव तो इस राजनीति से दूर रहे। अखिलेश यादव ने जमीन स्तर पर समाजवादी पार्टी की राजनीति की। अखिलेश यादव पढ़ने के लिए विदेश गए, सैनिक स्कूल में गए। अखिलेश यादव इन सबसे दूर थे। उसके बाद जब अखिलेश पार्टी की राजनीति में लौट के आए तो अखिलेश ने वही पार्टी को स्वीकार किया, पार्टी में वही चीज़ों को स्वीकार किया जो मुलायम सिंह यादव करते थे। उन्हीं अपराधियों को, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को, उन्हीं समाज में आतंक फैलाने वाले लोगों को अखिलेश यादव ने अपना समर्थन दिया, उन्हें टिकट दिया। और उनकी मौत पे अखिलेश यादव कैसे गए ये सबको पता है कि मुख्तार अंसारी के समय वो कैसे गए थे, अतीक अहमद के समय उनका कैसा था, अफजल अंसारी के लिए उनका क्या था। और उन्हीं के परिवार के लोगों को तो अखिलेश यादव ने टिकट देकर सांसद बनाए है ना। अभी उनका भाई सांसद है मुख्तार अंसारी का, समाजवादी पार्टी से टिकट पर सांसद बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद उनको जिस राजनीति से दूर होना चाहिए, अपराधियों से दूर होना चाहिए था, उन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। और अभी भी वो उस तरीके से याद नहीं आ रहा वो क्या कौन सा साल था, ये खबर उस वक्त आई थी कि अखिलेश यादव इस हक में नहीं थे कि ऐसे लोगों को पार्टी में बढ़ाया जाए। ये जो कह रहे हैं ना, जब समाजवादी पार्टी अपने संक्रमण या ट्रांजिशन या जो नाम ले दीजिए, जैसे हम लोग अभी जनेश्वर मिश्र जी की चर्चा कर रहे थे तो उस पार्टी के टूटने वाली बात की थी। शिवपाल दरअसल इन सब की कमांड रखते थे और शिवपाल ही ताकत रखते थे। अखिलेश यादव ने तय करके मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, एक समय था जब इनसे दूरी बनाने की कोशिश की। एक वो भी घटनाक्रम था, वो मुझे ठीक वो याद नहीं है कहां, लेकिन मंच पर अतीक अहमद को नहीं आने दिया था। ये सारी घटनाएं हुई थी। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव को लगा होगा कि शायद ये सब हमारे लिए बड़ा जरूरी है। वरना सोचिए, ठीक है आप राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि भाई वो आपकी भी पार्टी के सांसद रहे, उनके भाई रहे, वरना क्या जरूरत थी मुख्तार अंसारी के नमाजे जनाजा में जाने की या उसके बाद जाने की? कोई आवश्यकता थी कि आपको कौन सा ऐसा संदेश देना था कि नहीं भाई मुसलमान? और उस लिहाज से तो आप उतना आजम खान के साथ नहीं खड़े हुए। मतलब ये चिंता की बात है। और मैंने इसीलिए कहा ना कि उनको अगर अपराधियों माफियाओं के ही संदर्भ याद आते हैं तो ये सचमुच नेता के तौर पर उनके ऊपर बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं संसद की। संसद नहीं चल पा रही है। कल आपको मालूम है कि 50 मिनट 1 घंटे की लंबी मुलाकात केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बीच हुई थी। और उसमें लगा था कि शायद कुछ रीच आउट जो सरकार ने किया उसका कुछ असर हो, तो आज उसका असर दिखाई देना चाहिए था, लेकिन कोई असर नहीं दिखाई दिया। आज भी दोनों सदनों में हंगामा ही हंगामा रहा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू ही हुई और उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में थोड़ी देर हंगामे के बीच कामकाज चला, थोड़े बहुत सवाल जवाब हुए, लेकिन फिर उसके बाद वहां भी कोई ज्यादा बात आगे बढ़ नहीं पाई। दोनों जगह अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो के नारे लगते रहे। बाहर भी बैनर लेकर के वही मांग कि अमित शाह सदन में आए। और वो 20 जुलाई को छात्रों पर बल प्रयोग क्यों किया पुलिस ने, किसके आदेश पर किया, इस पर वो जवाब दें। राम मंदिर पर चंदा चोरी पर भी सरकार की तरफ से जवाब की मांग की जा रही है। मैं आपको राज्यसभा का लेकिन थोड़ा सा एक दिखा देता हूं जो किरण रिजिजू मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुआ। वहां भी अमित शाह जवाब दो के नारे लग रहे थे, तो किरण रिजिजू कुछ बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोले, तो ये हुआ कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते, किरण रिजिजू ने कहा। तो इस पर जो सभापति थे उनका कहना था कि नहीं, बात डिक्टेट करने की नहीं है, आप इनकी बात सुनिए। देखिए वहां क्या बात हुई। जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन साहब और खड़गे साहब सेम चीज बोलते हैं। ये रिपीटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपोजिशन के लिए। और सर कांग्रेस के ये नए एक सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेड़ा। इनका अभी मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी सदन में मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी बाकी लिखने नहीं है और रूल पहले रूल पढ़ना चाहिए, फिर आगे नारे बात करना चाहिए और खड़गे जी को अपने सदस्य को समझाइए। I request once again, let the House function. Now I request you to continue his request that he requested the Home Minister to come to the House. You represented to it is his will. But you, as a Parliamentary Affairs Minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HF. I have accepted whatever they have
Now I'm coming back to you. Now Tiwari ji, Sir, first. I think this is a question hour. This is question hour. And they have enough disrupted the question hour. LOP has made a point, but we have a collective responsibility. He cannot dictate which minister to come on which date. No. We have a system. He is not He can dictating. No. He is not dictating. He has put his request. No. Let me complete. No, I observe you. No. He is not dictating the terms. He put the sentiments of them. It is yes, the Honorable Minister for Parliamentary Affairs. You have to reflect the sentiments to the HM. That is my request. तो सभापति ने कहा किरण रिजिजू से कि आप अपोजिशन का सेंटिमेंट होम मिनिस्टर तक पहुंचा दीजिए कि वो चाहते हैं कि आप सदन में आए और अपनी बात रख दें। सर, बहुत ठीक तरीके से बात रखी है उन्होंने। अपोजिशन डिक्टेट वैसे भी नहीं कर सकता किसी भी हाउस को, लेकिन वो अपना दबाव तो बना ही सकता है। दबाव को हो सकता है बहुत सारे लोग डिक्टेट बोले, और ये स्पीकर ने जो कहा है, यदि सरकार उस बात को समझ रही है, मुझे तो लग रहा था कि आज ऐसी संभावना थी कि आज अमित शाह साहब हाउस में रहेंगे। और वो आज वो चल रहा था कि शायद FCRA बिल पर चर्चा हो और उसके बहाने वो आए। नहीं, लेकिन वो उससे पहले जब तक ये खत्म नहीं होगा लोकजम, तब तक वो ऐसे नहीं हो सकता कि सरकार जो है अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाए। नहीं सर, ये था कि कल की जो खबर थी मीटिंग वाली, हाँ वो समझ गया मैं, आपका ठीक है। हाँ, कि रिजिजू साहब ने ये कहा कि वो आएंगे लेकिन वो FCRA पर बोलेंगे और उसी में वो इस पर भी कह देंगे। जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक क्लैरिटी जब तक नहीं हो कि भाई उस पर बात करेंगे नहीं करेंगे। वो तो ये हुआ कि सरकार को अपने बिल पर बोलना है, इसलिए वो बोलेंगे, उसको नहीं मानते। लेकिन बेहतर है कि सरकार इस बात को समझे जो सभापति भी कह रहे हैं। और अमित शाह साहब के लिए हम तो लगातार ही बात कर रहे हैं कि मुझे तो कोई कारण भी नहीं नज़र आता कि वो हाउस में ना हो और जवाब ना दें। जवाब जितना जवाब देना वो जवाब दें, तो उससे सदन चलने की बात होगी। अब जैसे चल ही रहा है थोड़ा बहुत, FCRA का बिल आ जाता, क्योंकि कल जितनी लंबी बात हुई है 50 मिनट, और कल भी मैंने कहा था कि FCRA कॉम्प्लिकेटेड बिल है, उसको नहीं मानेगी कांग्रेस उस तरह से, क्योंकि वो एक उसमें पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल वेंडेटा की नीयत दिखाई देती है अपोजिशन को, तो इसलिए उसको मानना इतना आसान काम नहीं है। और पता नहीं क्या हुआ है, यदि आपको याद हो उस दिन आपने एक रेफरेंस दिया था कि US के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से आके वाशिंगटन से सीधे कोलकाता जाते हैं जी, उसको भी इससे जोड़कर देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने जिक्र किया था, समझे, ये कनेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो कनेक्ट नहीं है, कि उनका वहाँ आना और यहाँ पर ये सारा बिल का चलना, इस बिल पे कितना वो हो सकता है, बदलाव हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, लेकिन उसका कनेक्ट जरूर मानकर चलिए। नहीं, वो तो कल भी हमने बताया ना, उनके एक सांसद ने बोला कि भारत ने बोल दिया ईसाइयों की हालत देखिए क्या है, चर्च कब्जे में लेंगे, चर्च कब्जे में ले लेगी भारत सरकार। अब इतना तो है कि सरकार डिलिमिटेशन और FCRA दोनों पे आगे बढ़ना चाहती है। FCRA की बात ज्यादा होने लगी है, लेकिन जो कांग्रेस का रुख पता लगा है कल की मीटिंग में राहुल गांधी की बात से, उनका क्लियर नो है FCRA पर भी और डिलिमिटेशन पर भी, और अमित शाह के स्टेटमेंट पर नो कॉम्प्रोमाइज है। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि गांधी परिवार ने इस देश को बर्बाद करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ा है, और इसकी शुरुआत पंडित नेहरू ने ही किया था। और इसलिए मैं कहूँगा कि आज जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो आप कन्वर्जन देख रहे हैं, उसको बर्बाद पंडित नेहरू ने किया था। वो जब निशिकांत दुबे अयाश बोलते थे तो कुछ गलत नहीं बोलते थे। जो व्यक्ति पूरे नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट करने वाले जो सबसे बड़ा था, एल्विन, उसको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया था। कई ऐसे जगह पर थे जहां पर साधु सन्यासी नहीं जा सकते थे, लेकिन चर्च को जाने की अनुमति थी। आज जिस हालात में नॉर्थ ईस्ट है, जो कुकी आप देख रहे हैं, मैतेई और कुकी का संघर्ष, ये मूलतः बैप्टिस्ट चर्च का है। मिजोरम के अंदर जो आप देख रहे हैं वो चर्च का है। ये सब आप हमें FCRA बिल के समर्थन में बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं, ये पूरा क्रिश्चियन मिशनरी धंधेबाज मिशनरी है। और मैंने उसी समय कहा था, चर्च एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह काम करता है। उसके 1000 से ज़्यादा रेडियो स्टेशंस हैं, ब्रॉडकास्टिंग यूनिट है, अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं। और गांधी ने बहुत अच्छा कहा था
कि मुझे लेजिस्लेशन की थोड़ी सी भी मेरे पास ताकत होती तो मैं इन मिशनरियों को बंद कर देता। गांधी ने आज नहीं, गांधी ने हरिजन में लेख लिख करके, और कोई एक लेख गांधी ने नहीं लिखा है, कम से कम 50 लेख इन क्रिश्चियन मिशनरियों को, और धंधेबाज मैं नहीं कह रहा हूं, गांधी ने कहा था ये क्रिश्चियन मिशनरी फेथ का धंधा करते हैं। धंधा, जैसे वैश्यावृत्ति होती है ना, पैसे के बदले तुम धर्म परिवर्तन करो, ये धंधेबाज। आप अपेक्षा करते हैं कि इस बिल को सबको समर्थन देना चाहिए? बिल्कुल, इसे, ये भारत की पीढ़ियों को बचाने का प्रयास है। ठीक है। आप पूरा पंजाब के अंदर नहीं, ये बहुत गंभीर बात है, पंजाब के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी ने पूरी एक कन्वर्ट कर दिया। झारखंड के अंदर कन्वर्जन है, आप चले जाइए, मध्य प्रदेश के अंदर है, गुजरात के अंदर है, सभी जगह क्रिश्चियन मिशनरियों ने, इनको तो पीट पीट करके भगाना चाहिए था इस देश में, और बजरंग दल को अभी जरूरत थी इनके लिए। इनके ट्रीटमेंट वही है, कानून से ज्यादा हिफाजत। आप बताइए, सोचिए सर, बिल्कुल सोचिए कि दो तरीके से करते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को मैं बता रहा हूं। एक जो है वो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति काठ की, और एक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जो है वो लोहे की, ये क्राइस्ट की मूर्ति लोहे की। एक में माचिस लगाते हैं, बोलता जल गया, दूसरा नहीं जला। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट बोला, देख रहे हो क्राइस्ट कितना बड़ा मजबूत है। सर चलेंगे, ऐसे धंधेबाज ये क्रिश्चियन मिशनरी। लंबी बहस इस पर हम लोग कर लेंगे, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा मुझे।